नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टारगेट विद विंदेश में। हम लोग आज देखेंगे बाबर से संबंधित, आगे पढ़ेंगे। हमने देखा था मुगल काल पार्ट फर्स्ट में बाबर पानीपत का युद्ध लड़ता है, कैसे जीतता है वो चीज हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब पार्ट 2 में देखेंगे कि बाबर आगे कैसे राणा सांगा से युद्ध करता है, मेदिनी राय से कैसे युद्ध करता है, अफगानों से कैसे युद्ध करता है और क्या क्या स्थापित करता है भारत के अंदर। ये सब चीजें हम आज पढ़ेंगे और आज बाबर का पूरा पार्ट खत्म ही करके मानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपसे बता दें, इस चैनल को आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, दबा के शेयर करिए दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, जितना ज्यादा शेयर और वीडियो में सब्सक्राइबर मिलेंगे उतना ही अच्छे से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो आप लोगों को से अनुरोध है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या फिर शेयर करिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से लास्ट तक में देखिए, आप ऐसे बाबर का इतिहास नहीं पढ़े होंगे जिस प्रकार से हम पढ़ाने जा रहे हैं आज। देखते रहिए दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा, अंत तक देखिए, उसके बाद ही आप रिजल्ट देना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बाबर पार्ट 2 का कहानी क्या होती है दोस्तों। अब ये पानीपत का युद्ध तो बाबर जीत चुका था। इसके आगे एक तरफ थे दोस्तों राणा सांगा, एक तरफ राणा सांगा था और दूसरे तरफ इधर बाबर था। अब ये दोनों युद्ध कैसे करेंगे दोस्तों, क्या होता है, राणा सांगा जो होता है ये क्या करता है, पानीपत के युद्ध में बाबर का साथ देने की बात कहता है, लेकिन ये फिर युद्ध में साथ नहीं देता है। उस कारण से बाबर अब इससे तो नफरत करता ही था, इससे युद्ध करने के लिए पूरी उदारता रखता है बाबर। लेकिन इसी प्रकार से राणा सांगा भी क्या करता है, इससे युद्ध करने के लिए तैयार होता है। कारण क्या होता है दोस्तों, कारण ये होता है कि जो राणा सांगा है वो सोच रहा था कि बाबर क्या होगा, जैसे इसके वंशज लोग तैमूर लोग आए थे, आक्रमण किए और लूटपाट करके चले गए थे, ये सोच रहे थे वैसे ही बाबर आया है, लूटपाट करके चला जाएगा। लेकिन बाबर क्या करता है, अपनी शासन जो है दिल्ली में स्थापित कर देता है और वहीं से शासन चलाना शुरू कर देता है। और ये भारत से जाने की कोई उम्मीद नहीं रखता है, क्योंकि ये मुगल सत्ता स्थापित करने में लग जाता है भारत में। दोस्तों ऐसा देखने के बाद राणा सांगा क्या सोचता है, ये अपना राजपूत शासन चलाना चाहता है। दोस्तों करता क्या है, ये सोचता है अब बाबर से हम युद्ध करेंगे और बाबर को या तो हटा ही देंगे या हट ही जाएंगे। अब बाबर से पूरी तरीके से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, ये भी इससे युद्ध करने के लिए तैयार। लेकिन दोस्तों कारण बिना कोई युद्ध कर नहीं सकता। अब कारण क्या होगा दोस्तों, वो देखेंगे कि कैसे युद्ध करते हैं। दोस्तों होता क्या है, ये एक आगरा प्रांत पड़ता है, आगरा, और दोस्तों यहां पर पड़ता है मालवा। आगरा और मालवा के बीच एक नदी बह रही थी दोस्तों, जिस नदी का नाम होता है पीलिया खार नदी। पीलिया खार नदी ये थी दोस्तों। इस नदी में क्या होता है दोस्तों, ये मालवा जो प्रांत पड़ता है ये 1519 में यहां का शासक होता है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी होता है दोस्तों, जिसको क्या करता है, ये राणा सांगा 1519 में पराजित करके इस पीलिया खार नदी को क्या कर लेता है, अपने सत्ता में स्थापित कर लेता है। यानी मालवा पर आधिपत्य कौन कर लेता है, राणा सांगा। कब, 1519 में, किसको हराकर, तो महमूद खिलजी को। दोस्तों होता क्या है दोस्तों, आगे क्या होता है, इस पीलिया खार में पूरा आधिपत्य किसका हो जाता है दोस्तों, तो राणा सांगा का पूरा आधिपत्य हो जाता है। अब दोस्तों बाबर इसमें कैसे विवाद डालेगा, क्योंकि ये जो बाबर जो आगरा था दोस्तों, ये बाबर की उप केंद्र हुआ करती थी। अब बाबर यहाँ आकर कहता है ये एक काम करो राणा सांगा, इस जो पीलिया खार नदी इसमें आधा आधिपत्य हमारा होगा, बाबर कहता है। लेकिन ये राणा सांगा मानता नहीं है, ये कहता है कि पूरा अधिकार मेरा है तो मेरा ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच युद्ध का विवाद छिड़ जाता है और युद्ध करने के लिए दोनों दोस्तों तैयार हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे युद्ध होता है, उसके पहले हम पढ़ लेंगे कि ये जो पीलिया खार नदी है इस पर वर्तमान में कुछ कार्य चल रहा है, तो करंट से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो हम पीलिया खार नदी पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग पीलिया खार नदी को देखेंगे। ये जो दोस्तों पीलिया खार नदी है, ये आप देख चुके हैं आगरा से मालवा के बीच बहती है। दोस्तों होता क्या है, इस पीलिया खार नदी क्यों फेमस होती है, यहाँ पर जो गुरु द्रोणाचार्य हैं
द्रोणाचार्य हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, इनके दो शिष्य होते हैं, एक अर्जुन और एक भीम। दोस्तों होता क्या है, ये जो गुरु द्रोणाचार्य हैं ये पीलियाखार नदी का पानी पीकर ही गुरु अर्जुन और भीम को क्या करते हैं, युद्ध कलाएं सिखाते हैं। कौन दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य। तो इन दोनों को सिखाते हैं, और किस नदी का पानी पीकर, पीलियाखार नदी का। दोस्तों अब क्या हुआ, ये पीलियाखार नदी गई सूख, इसको समझ लो कि पीलिया हो गई और ये गई सूख गई है दोस्तों। अब वर्तमान में क्या चल रहा है इस पीलियाखार नदी में, वर्तमान में यहां क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर आंवला के शासक, आंवला के जो विधायक हैं दोस्तों, विधायक धर्मपाल, ये जो लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, ये आंवला के शासक विधायक जो है धर्मपाल, आंवला के विधायक जो धर्मपाल है, इनके रहते हुए क्या हो रहा है, पीलियाखार नदी का जो है अब खुदाई चालू है। इस पर कब हो रहा है, तो यही लॉकडाउन लगा है, इसी में क्या हो रहा है, पीलियाखार नदी में खुदाई चल रही दोस्तों। इसको पुनः सही से बनाया जा रहा है और फिर से इसमें पानी छोड़ने का काम होगा दोस्तों। तो अब फिर से पीलियाखार नदी बहेगी दोस्तों। क्या हो रहा, कौन बनवा रहा, तो धर्मपाल। और दोस्तों होगा क्या इस पीलियाखार नदी में, अब वर्तमान में जो होगा दोस्तों 2000 बीघा भूमि क्या होगी, इससे अब सिंचित होगी पीलियाखार नदी से। और दोस्तों इस जो पीलियाखार नदी, इससे काफी जमीन सुदृढ़ हो जाएगी। अब यहाँ की कृषि जो है बहुत अच्छी होने लगेगी दोस्तों। और क्या हुआ, इस लॉकडाउन में लगभग 5500 बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला है इसमें मनरेगा के तहत। तो यहाँ पर ये काफी हद तक अब पीलियाखार नदी तैयार होगी दोस्तों बनकर। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो आप इसके आगे पढ़ सकते हैं दोस्तों कि पीलियाखार नदी जो थी उसमें गुरु द्रोणाचार्य पानी पीकर अर्जुन और भीम को सिखाया था और ये सूख गई थी। अब इसमें क्या हुआ, आंवला के विधायक धर्मपाल द्वारा ये फिर से निर्माण की जा रही है और इसमें लगभग 2000 बीघा भूमि जो है बढ़िया से अब सिंचित होगी और लगभग 500 बेरोजगारों को रोजगार मिला है दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। अब आगे क्या होता है दोस्तों, ये जो पीलियाखार नदी होती है, ये इधर से एक नदी आ रही होती है जिसका नाम होता है अरिल नदी। अरिल नदी क्या होती है, इधर से आ रही होती है और इसी की सहायक जो नदी बन जाती है वो हमारी कौन सी नदी बन जाती है दोस्तों, तो वो बन जाती है पीलियाखार नदी। पीलियाखार नदी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पूछ लिया जाए कि मान लो कि पीलियाखार नदी किसकी सहायक नदी है, तो अरिल नदी की सहायक नदी है पीलियाखार नदी। अब दोस्तों हम चलते हैं बाबर की ओर पुनः वापस। अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। अब दोनों लोग इस नदी पर विवाद करने के कारण दोनों लोग युद्ध करते हैं और युद्ध का मैदान जो सजाते हैं वो बयाना नामक स्थान पर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों। राणा सांगा और एक तरफ बाबर भी क्या होता है दोस्तों, काफी खुश हो जाता है और इब्राहिम लोदी को हरा चुका था जो कि भारत से। तो ये क्या करता है, अब स्वयं लड़ने नहीं आता है, अपने दामाद या वीर गुलाम को भेजता है जो मेहदी राय थे दोस्तों। उसके पहले थोड़ी सी बात हम बयाना के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे बयाना क्यों समझ लेंगे दोस्तों। जो बयाना था इसका नाम था बाणासुर नगरी कहा जाता था इसको। इस बयाना नामक स्थान को क्या कहा जाता था, बाणासुर नगरी। अब दोस्तों ये बाणासुर नगरी क्यों फेमस है अभी हम बताते हैं। बाणासुर नामक एक शासक था दोस्तों, सुर नामक एक शासक था और इसकी पुत्री थी उषा। इसकी पुत्री का नाम था उषा। और दूसरी तरफ अगर देखें, यहीं पर कृष्ण के परपौत्र कौन थे, वो थे दोस्तों अनिरुद्ध। कृष्ण के परिपौत्र अनिरुद्ध थे और
बाणासुर की पुत्री उषा और इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन इस नदी यानी इस स्थान पर, बयाना के स्थान पर बहुत ही फेमस हुआ, जो कि आपको पुराणों में देखने को मिलेगा। इनका जिक्र किया गया है कि अनिरुद्ध जो कृष्ण के पौत्र थे और जो उषा थी बाणासुर की पुत्री थी, इन दोनों का प्रेम कहानी का उल्लेख बयाना में हुआ था। और दोस्तों इसका जो उल्लेख किया गया है वो आपको पुराणों में मिलेगा। आगे अगर देखें दोस्तों तो जो ये उषा थी इसके नाम से एक मंदिर यहीं पर बनाया गया बयाना में, जो बहुत फेमस हुआ। किसने बनवाया था तो दोस्तों देख लेंगे, वो बनवाया किसने था, फक्का वंश के शासक, फक्का वंश के जो शासक थे दोस्तों लक्ष्मण सेन थे। और इनकी रानी जो थी चित्रलेखा इनकी रानी थी, जिन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। वो बाणासुर की पुत्री के नाम से निर्माण करवाया था, उषा नगरी, वो उषा मंदिर। दोस्तों ये बहुत ही फेमस मंदिर है, कहाँ का, बयाना का मंदिर। तो बयाना का जो मंदिर है वो उषा मंदिर है। किसने बनवाया दोस्तों पूछ ले तो चित्रलेखा। किसकी रानी थी, लक्ष्मण सेन की। और किस वंश के शासक थे तो फक्का वंश के शासक थे। और दूसरों बयाना का युद्ध है, या बयाना आपसे पूछ सकते कि किस नाम से जाना जाता था, तो ये बाणासुर नगरी के नाम से जानी जाती थी। इसके आगे चलेंगे दोस्तों, इसके आगे अब हम युद्ध देखेंगे कैसे कैसे होता है। अब दोस्तों होता क्या है, एक तरफ कौन होते हैं, राणा सांगा, और दूसरे तरफ क्या होते हैं, बाबर। बाबर की सेना में से बाबर नहीं आता है, बाबर की सेना में से कौन आता है, इसी का दामाद, या फिर हम कह देंगे इसी का गुलाम कौन आता है, मेहंदी राय। मेहंदी राय दोस्तों आता है, मेहंदी राय ख्वाजा, मेहंदी राय ख्वाजा आता है। और इधर से राणा सांगा आता है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच युद्ध होता है, और युद्ध कब होता है तो वो होता है 16 फरवरी 1527 में ये युद्ध होता, बयाना नामक युद्ध, बयाना नामक मैदान में। कहा किसके किसके बीच, राणा सांगा और इसके मेहंदी राय ख्वाजा के युद्ध, इनके दोनों के बीच में युद्ध होता। दोस्तों ये कौन होता है तो ये बाबर का दामाद होता है। दोस्तों बाबर तो आता नहीं युद्ध करने के लिए, तो आता कौन है दोस्तों, उसका दामाद मेहंदी राय ख्वाजा और राणा सांगा। अब इन दोनों के बीच में युद्ध होता, तो राणा सांगा इतना तो कमजोर था ही नहीं कि ये इनको हरा के चले जाए। दोस्तों होता क्या है, इसमें ये हार जाता है मेहंदी राय, और यहाँ से भाग जाता मैदान से। और भागने के बाद सीधा कहाँ जाएगा ये दोस्तों, तो ये जाएगा बाबर के पास, और बाबर से बताता है कि भाई युद्ध में हम क्या हुए, पराजित हो गए। अब बाबर क्या करता है, जैसे ही सुनता है कि युद्ध में मेहंदी राय ख्वाजा पराजित हुआ, वैसे ही ये तैयारी कर देता है युद्ध लड़ने के लिए। आगे आता है कैसे, उसके पहले देखेंगे ये जो राणा सांगा होता है, जैसे युद्ध जीत जाता है दोस्तों, इसकी सेना क्या होती है, जश्न मनाने लगती है। और ये करती क्या है दोस्तों, ये लोग इतने खुश हो जाते, ये सोचते हैं कि बाबर ही आया था और युद्ध से मैदान से भाग गया, जबकि बाबर नहीं आया था। बाबर का दामाद कौन आया था, मेहंदी राय ख्वाजा आया था, जो हार के भाग गया था। अब ये लोग जश्न में डूबे थे, लेकिन दोस्तों होता क्या, राणा सांगा इसी बयाना के मैदान में या बयाना नामक युद्ध में एक घोषणा कर देता है, जो राजपूतों से मिलकर के एक प्रथा चालू की गई थी। वो प्रथा देख लेंगे दोस्तों कौन सी थी, वो थी पाती पेरवन प्रथा। ये जो दोस्तों थी, ये प्रथा जो राणा सांगा है चालू कर देता। इस प्रथा का मतलब होता है निमंत्रण, निमंत्रण, इस प्रथा का मतलब होता है निमंत्रण देना। तो ये प्रथा चालू कर देता बयाना का युद्ध जीतने के बाद। अब इसकी सेना तो जश्न मनाने में डूब ही जाती, लेकिन ये एक काम कर देता है यहाँ, अच्छा कौन सा काम कर देता है, पाती पेरवन प्रथा का मतलब ये होता है कि निमंत्रण। निमंत्रण मतलब क्या कर देता है, ये कह देता अगर हमारे राजपूतों में किसी को भी दिक्कत होगी तो ये प्रथा यानी पाती पेरवन प्रथा, निमंत्रण, सबको एक दूसरे को दो और सब लोग एक दूसरे का सहयोग करो। दोस्तों ये वाली प्रथा चालू कर देता, और दोस्तों इसकी सेना जो जश्न में डूब जाती है। और इसके बाबर के आपने देखा होगा, जब पहला पार्ट पढ़े होंगे, तो इसके बाबर जो इसके पिताजी थे वो कहाँ के थे, तो ये फरगना के प्रांत के थे। और वहां के जो शासक लोग यहाँ बहुत भारी आक्रमण किए थे, और वो शासक लोग कौन थे, तैमूर। तो तैमूर लोग थे जो बहुत बड़ा आक्रमण किए थे भारत में। तो दोस्तों ये लोग क्या कहते हैं, तैमूर भाग गया, तैमूर भाग गया का इनकी सेना नारा लगाती है, क्योंकि तैमूर वंशज के जो यही थे बाबर। इसके आगे हम देखेंगे दोस्तों, ये जश्न में तो डूब ही जाते। अब बाबर क्या करेगा दोस्तों, आगे क्या होता है देखेंगे दोस्तों।
अब बाबर क्या करता है, तुरंत क्या करता है, यहां से अपनी सेना को सजाता है और बयाना नामक स्थान से थोड़ा सा आगे जाता है और खानवा का मैदान में पहुंच जाता है। खानवा के मैदान में पहुंच जाता है। और ये जो खानवा का मैदान है दोस्तों, खानवा का जो मैदान है दोस्तों, ये कहां पड़ता है, तो ये आगरा से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, आगे पड़ता है। तो यहां पर क्या करता है, ये युद्ध के लिए आ जाता है और क्या करता है, राणा सांगा को आमंत्रित कर देता कि भैया अब आओ युद्ध आपसे करेंगे हम। तो यहां से जैसे ही क्या राणा सांगा ये सुनता है कि युद्ध करने के लिए बाबर कहां पे आ गया, खानवा के मैदान में आ चुका है, वैसे ही इसने एक प्रथा तो चालू ही कर दी थी बयाना के युद्ध में। कौन सी, पाती पेरवन प्रथा, यानी निमंत्रण सबको, अपने जितने भी इसके साथी थे। साथी में दोस्तों कौन थे राणा सांगा के, तो ये देख लेंगे। राणा सांगा का जो साथ दे रहे थे दोस्तों, उसमें कौन कौन था, तो आप देखोगे इसमें कौन थे, 7 राजा थे, 7 राजा और 9 राव और 104 सरदार लोग थे जो इसका साथ देने के लिए तत्पर रहते थे। तो दोस्तों इसने क्या किया, वही पाती पेरवन प्रथा का काम शुरू किया और इन सबको निमंत्रण कर दिया कि ये लोग सभी लोग आ जाओ भाई, अब युद्ध करने के लिए मैदान में बाबर आ चुका है। जैसे ही क्या करते हैं, ये सभी को आमंत्रित करते हैं और भारी सेना में इसके साथ सभी लोग जुड़ जाते हैं। तो एक तरफ इसके साथ काफी लोग जुड़ते हैं, तो मेन हम लोग देखेंगे जिनका आगे काम पड़ने वाला कि कौन कौन युद्ध के लिए आता है। और इधर से कौन होता है, बाबर अकेले होता है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज देख लें, तो जो बाबर अब की बार आया है, इसके 2 तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा अली अब की बार आए हैं, क्योंकि बयाना के युद्ध में जब इसका मेहंदी राय ख्वाजा आया था, इसका दामाद, तो उस समय इसने अपने जो ये 2 सैनिक थे यानी उस्ताद अली और मुस्तफा अली, इनको तो भेजा नहीं था, इसीलिए युद्ध हार गया। दूसरी बात, तोप खाना भी नहीं भेजा था इसने उस बयाना के मैदान में, तो दोस्तों वहां से इसीलिए हारे थे ये लोग। अब क्या होता है, ये सभी चीज लेकर आता है और यहाँ पे सजा देता है और युद्ध करने के लिए किसको आमंत्रित कर देता, राणा सांगा। अब राणा सांगा क्या करेगा, पाती पेरवन प्रथा का काम शुरू करेगा और इन सबको आमंत्रित किया और सबको बुला लिया और सब लोग भारी मात्रा में इसके साथ जुड़े। इसमें से खास कौन कौन था, तो पहले थे मेदिनी राय, चंदेरी के शासक मेदिनी राय आए। दूसरे कौन आए, महमूद लोधी आए, जो इब्राहिम लोधी के भाई थे। फिर झाला अज्जा आया, झाला अज्जा आया। दूसरा कौन आया, सिलहदी आया, सिलहदी। ये 4 शासक मूल रूप से थे जिनका भी हम आगे जिक्र देखेंगे। तो इस तरीके से यहां से इतनी भारी सेना आई और इस तरफ से ये अकेले था। अब इसके पास इतनी सारी सेना देख के बाबर की सेना घबरा गए और युद्ध करने के लिए थरथरी कांप गए। वो सोच रहे थे कि अब हम लोग युद्ध नहीं कर पाएंगे, बाबर से हार ही जाएंगे। तो इसकी सेना एकदम भड़बड़ा उठी, मतलब अब तो हम हार जाएंगे, इस युद्ध करने से अच्छा है कि आप उसको आत्मसमर्पण कर दो। तो हो सकता है राणा सांगा ऐसे भी मार देगा, लेकिन आपको भगा भगा दौड़ा दौड़ा मारी, कम से कम ऐसे आराम से मार देगा। तो ये लोग सभी लोग क्या किए, इसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। लेकिन बाबर इसी वक्त क्या करता है, इन सबको जोश भरने के लिए सबसे पहले क्या करता है, इस युद्ध में जिहाद का नारा दे देता है। जिहाद का नारा दे देता है। जिहाद का मतलब होता है धार्मिक लड़ाई घोषित कर देता है, धार्मिक लड़ाई घोषित कर देता है दोस्तों। अभी भी इसकी सेना राजी नहीं हुई थी युद्ध करने के लिए। इसने फिर पुनः क्या नीति अपनाई, इसने सबसे पहले जैसे ही जिहाद का नारा दे दिया, लेकिन इसकी सेना राजी नहीं हुई। इसकी सेना कह रही थी कि अब तुम धर्म की बात कर रहे हो, जब आपके मौत सामने आ गए। तो अब बाबर, लेकिन तब भी पर धर्म का बात ये रही कि बाबर तो उस समय नशा करता था, दारू वारू की डम लेकर साथे चलता था और इसके शासन में दारू वारू बिकती थी। तो ये लोग क्या कहे कि भैया इनकी सेना कैसी, अब तुम सच्चे मुसलमान कैसे होगा, तुमको दारू वारू सब पिया। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, बाबर क्या करते हैं, उसी वक्त सारे जितने भी दारू शराब के डम थे उनको सबको तुड़वा देता है और फोड़ के सबको अलग कर देता, और उसी वक्त कसम खा लेता है बाबर की अब हम दारू या शराब नहीं पिएंगे। तो दोस्तों आगे क्या होता है, अब भी उसकी सेना राजी नहीं होती है। तो ये एक व्यापारिक कर होता है जिसका नाम होता है तमगा। तमगा नामक व्यापारिक कर होता है, इसको इसने हटा दिया था। मुसलमानों पर लगने वाला जो कर था तमगा नामक कर, इसने इसको हटा दिया।
तब जाकर के इसकी सेना कुछ ना कुछ राजी हुए। वो सोच रहे थे कि चलो मरने से अच्छा ही है कि युद्ध करके मारा जाए, तो इसकी सेना युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती। दोस्तों इन दोनों का युद्ध होना स्टार्ट होता है। दोस्तों वो तारीख क्या थी, तो वो तारीख थी 16 मार्च 1527। जैसे ही 16 मार्च 1527 आता है, ये दोनों का युद्ध होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही इन दोनों का युद्ध हुआ, उसमें क्या होता है, उसमें राणा सांगा जीतने ही वाला होता है। लेकिन क्या होता है, इसने बाबर ने एक कूटनीति अपनाई और उससे क्या हुआ, ये सिलहदी जो शासक था वो बाबर के साथ मिल गया। अब जैसे ही सिलहदी शासक यहां से इनके साथ मिल गया बाबर के साथ, तो अब यहाँ की जितनी भी कूटनीति थी ये सिलहदी जाकर के बाबर से बताता है। और बाबर अब क्या होता है, अब इसके सांगा के ऊपर चढ़ाई कर देता, क्योंकि सारी चीजें इसकी जान चुका था। अब जैसे ही बाबर इसके ऊपर चढ़ाई कर देता है, तो अब क्या होता है, राणा सांगा घायल हो जाता है युद्ध के मैदान में। और जैसे ही घायल हो जाता है, इसका सबसे वफादार एक शासक होता है झालाजा। ये क्या करता है, ये इनके सिर की मुकुट यानी इनका सारा स्वरूप अपना धारण कर लेता है, वस्त्र वगैरह। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये राणा सांगा यानी राजा के रूप में हो जाता है और युद्ध करने लगता है बाबर से। और इसको क्या करता है, राणा सांगा को वहां मैदान से भगा देता है। और भगाने का काम क्या होता है दोस्तों, आगे देखेंगे। दोस्तों ये यहाँ से इसको जैसे ही राणा सांगा को भगा देता है, और भगाने के बाद इसका एक सपोर्टर होता है जिसका नाम होता है पृथ्वीराज कछवाहा। ये क्या करता है दोस्तों, इसको यहां से निकालने में कामयाब हो जाता है। राणा सांगा को यहां से निकाल के लेकर के चला जाता है दोस्तों। और जैसे ही इसको यहां से निकाल के चला जाएगा दोस्तों, अब आगे जाकर के दोस्तों ये क्या करता है, आगे जैसे ही दोस्तों इसको क्या करता है, पृथ्वीराज कुशवाहा इसको निकालता है। और ये जाकर के क्या होता है, राणा सांगा यहां से तो निकल जाता है, लेकिन 30 जनवरी 1528 में ये क्या करता है, बसवा नामक स्थान पे, दोस्तों इधर लिख लेते हैं, बसवा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो इसकी मृत्यु कब हुई दोस्तों, ये पूछा जाएगा। तो 30 जनवरी 1528 में बसवा नामक स्थान पे इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी दोस्तों, तो आप कह देंगे राणा सांगा। दोस्तों राणा सांगा की कब मृत्यु होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 30 जनवरी 1528 में बसवा नामक स्थान पर हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों होता क्या है, बाबर इस युद्ध को जीत लेता है। और इस युद्ध को जीतने के बाद होता क्या आगे दोस्तों, इसकी एक पत्नी होती है कर्णवती होती है इसकी पत्नी, जिसको कर्मावती भी कहते हैं। तो कर्णवती पत्नी होती है, जिसको बाबर क्या करता है, अपनी हिंदू पुत्री घोषित कर देता है दोस्तों। तो बाबर इसको हिंदू पुत्री घोषित कर देता है दोस्तों। कर्णावती को क्या करता है, हिंदू पुत्री घोषित कर देता है। और इस युद्ध